साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के धरने के बीच लगातार ये खबर उठ रही है कि मुख्य पहलवान धरना छोड़ करके नौकरी पर वापस लौट चुके हैं। इन नामों में सबसे ऊपर नाम साक्षी मलिक का सामने आ रहा था, लेकिन उन्होंने इस अफवाह का खंडन करते हुए कहा कि ये गलत है, बिल्कुल खबर गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। तो बता दें कि साक्षी मलिक ने ट्वीट कर ये बड़ा संदेश दिया है कि हम अपनी इंसाफ की लड़ाई में ना पीछे हट रहे हैं और ना कोई हटा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आ रही थी कि साक्षी मलिक इस आंदोलन से, इस धरना प्रदर्शन से अपने आप को पीछे रख लिए हैं, लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा कि हम में से इस इंसाफ की लड़ाई में ना कोई पीछे हटा है और ना ही कोई हटेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगी। सुहानी, साक्षी मलिक ने ट्वीट कर ये सब इंसाफ की लड़ाई है और ना हम में से कोई पीछे हटा है और ना हटेगा। जी नंदिनी, आपको बता दें कि जो ये पहलवानों का धरना प्रदर्शन जो 138 दिन हो गया था वो चल रहा था, अब कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा मोड़ आया है। और आज खबर को बता दें कि सूचना आ रही थी कि इनका जो धरना प्रदर्शन, जो आंदोलन है वो खत्म होने वाला है। इसलिए खत्म होने लग बताया जा रहा था कि कल यानी 4 जून को अमित शाह से देर रात साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का मुलाकात हुआ। उसके बाद ये खबर आ रही थी कि अब धरना प्रदर्शन जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस खबर को साक्षी मलिक ने खंडन करते हुए कहा कि ना हमारा आंदोलन खत्म हुआ ना होगा, आगे भी हम अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ हम अपने जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिला है, रेलवे की जो उनकी नौकरी है उस पर वो वापस लौट गई हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभी भी हम अपने धरना, अपने जो हिंसा की जो लड़ाई है, जो हमारा जो लड़ाई है वो हम आगे भी करते रहेंगे और हमेशा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपने न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो इस पूरे जो खबर को खंडन करते हुए साक्षी मलिक ने खुद ट्वीट करके कहा। वहीं अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने भी पूरी तरह से इस बात से सहमत है। उनका कहना है कि हम अपने जो न्याय की लड़ाई है उसे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिन्हें भी बता दें कि जो धरना प्रदर्शन था वो 138 दिन हो गया था और तमाम जो पहलवान थे धरना प्रदर्शन लगातार जो करते रह रहे थे। और इसमें बड़ा मोड़ तब आया था जब 28 मई को जब वो संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, तब पुलिस ने जब उन्हें घेरा तो हाथापाई हुआ और इसमें बड़ा मोड़ आया जब पहलवान ने अग्रसित होकर अपना जो मेडल था वो नदी में, वो जो उत्तराखंड में जाके अपना बहाने चले गए थे, अब उसको फेंकने चले गए थे। इसके लेकर एक बड़ा मोड़ आया था और पूरे देश में एक बड़ा चर्चा बन गया था और देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी थी। इसके लेकर केंद्र सरकार पर काफ़ी दबाव आया और इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और अमित शाह ने मुझसे मुलाकात की और बात भी की। लेकिन बात क्या हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन अब साफ तौर पर देख सकती हैं कि साक्षी मलिक ने ट्वीट करके कहा कि हम अपना जो धरना प्रदर्शन, जो आंदोलन है वो भी खत्म नहीं, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुहानी, देखिए इन सब में अब खाप पंचायत और किसान नेता ने कल एक मीटिंग की थी जिसका समर्थन पंचायत नाम दिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि उस पंचायत में जहां पर सत्यपाल मलिक पहुंचे थे, जयंत चौधरी पहुंचे थे और वहीं सरकार को 9 जून तक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। जी नंदी, आपको बता दें कि पूरी तरह से जो खाप पंचायत के जो महिलाएं थी और वही किसान संगठन के जो थे उन्होंने एक 9 जून का अल्टीमेटम दिया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि 11 जून को हम हरियाणा में एक जो धरना प्रदर्शन देंगे। अगर उन्होंने साफ तौर पर भी कहा था कि जंतर मंतर पे अगर हमें धरना प्रदर्शन 9 जून को नहीं मिलेगा तो हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन बीच में जब ये खबर आई कि जो अमित शाह से मुलाकात के बाद जो खबर आ रही थी कि इनका जो आंदोलन है वो खत्म हो गया है, उसके बाद से अभी जो खाप पंचायत और किसानों का संगठन का सभी कोई बयान नहीं आया है। अब देखा यह जाएगा कि क्या जो किसान संगठन और जो खाप पंचायत ने कहा था कि हम पहलवानों के साथ है, भले हमें अपनी गर्दन कटानी पड़े लेकिन हम ये आंदोलन इनके साथ रहेंगे और पूरे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। अब ये देखना ये होगा कि क्या 11 जून को जो हरियाणा में जो धरना प्रदर्शन होने वाला था, जो किसान संगठन ने अल्टीमेटम जो 9 जून को दिए थे, क्या 9 जून को एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखना आगे होगा। लेकिन जो ये पूरी अभी जो ये मामला आया है कि वो अभी
अपने नौकरी पर वापस लौट गए हैं। तो क्या फिर से वो 9 जून को धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, तो 9 जून को पता चलेगा। लेकिन जी सुहानी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद पहलवानों को क्या गृह मंत्री अमित शाह ने ये भरोसा दिलवाया है कि उनके साथ न्याय होगा, उनको इंसाफ मिलेगा? जी नंदिनी, आपको बता दें कि इससे पहले जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने भी मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो बृजभूषण सिंह के खिलाफ अपने यौन शोषण के आरोप लगाए गए, अगर वो दोषी ठहराया जाए तो उनके साथ कार्रवाई होगा। वही आपको बता दें कि अभी जो प्रदर्शन जो लगातार बहुत ही बढ़ता जा रहा था और देश विदेश से इसकी चर्चाएं होने लगी थी, उसमें अमित शाह ने उनसे मुलाकात की और कहीं ना कहीं जो देर रात तक उनसे मुलाकात हुआ है, उसके लेकर कहीं अपने जब नौकरी पर वापस लौटे तो कुछ ना कुछ, जैसे कि बताया जा रहा है कि अमित शाह उनको जरूर बोले होंगे कि हाँ, उनसे ये खिलाफ जो है बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगा और जो भी उनसे अगर दोषी ठहराए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई पूरी तरह से हो सकता है। तो अगर कहीं ना कहीं ये बात अगर आगे सामने आता है कि अमित शाह से मिलने के बाद आखिर साक्षी मलिक अपने जॉब पे क्यों लौट गई, वो अपनी जिम्मेदारी पे क्यों लौट, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ होता है कि उनको भरोसा जताए होंगे, कहीं साफ तौर पर भरोसा जताए होंगे कि अगर बृजभूषण सिंह जो दोषी ठहराते हैं तो उनको कार्रवाई होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस मामले का जो ये अगर रूप दूसरा आया है कि वो अपने नौकरी पर वापस लौट गए हैं, तो इसको कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अमित शाह है उनको भरोसा जता है, इसलिए वो ये अपना फैसला आगे उठाए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार अभियान चलाकर वो अपनों को मनाने की जुगत में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता यूपी का दौरा करेंगे। सबसे पहले 7 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे पर वो 2024 के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। साथ ही बीजेपी अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी उन रणनीति पर भी काम कर रही है, जिससे कार्यकर्ता जो नाराज थे उनको भी मनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों में लगी हुई है। अब बीजेपी की नया रणनीति है कि जो कार्यकर्ता, जो भी लोग उनसे रूठे हुए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नाराज हैं, उनको मनाने की कवायद तेज कर दी गई है। वहीं पर बताया जा रहा है कि दिल्ली से लेकर यूपी तक विजय का संदेश दिया जा रहा है। वहीं इसी बीच 30 जून तक जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से जाकर जन जन तक सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, लगातार बीजेपी जो है अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं की मनाने की कोशिश कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर महत्वपूर्ण चुनाव पास आ गया। चुनाव को देखते हुए यहाँ पर तैयारियां महत्वपूर्ण है और इसी कड़ी में बीजेपी यहाँ पर लगातार जो रणनीति बना रही है उस पर अमल करती नजर आ रही है। जी। हाल में कर्नाटक चुनाव के नतीजे हैं वो इनके लिए चौंकाने वाले रहते हैं। उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है वो समझ चुका है कि इस बार जो रणनीति है बेहतर करनी पड़ेगी। इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान शुरू हो चुके हैं। महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से 20 जून तक लगातार उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा क्षेत्र में रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी। उसके तहत यहाँ पर जेपी नड्डा भी 7 जून को यहाँ पर जनसभा करने भी आएंगे और कार्यकर्ताओं से बैठक भी करेंगे और टिफिन पर चर्चा भी होगी। टिफिन पर चर्चा को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही। चाय पर चर्चा होती है, यहाँ टिफिन पर चर्चा हो रही है और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अपने अपने घर से टिफिन लेके आएंगे और एक साथ वहाँ पर भोजन किया जाएगा और चर्चा की जाएगी कि इस बार किस तरह ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि 24 चुनाव बीजेपी के लिए अहम चुनौती है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी हैट्रिक की बात करी तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार को हम हटा के दम देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रणनीति वह बेहतर होनी चाहिए और इसके लिए यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व, यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा यहाँ पर 7 जून को आएंगे और यहाँ पर टिफिन पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से यहाँ पर रणनीति बनाने का काम करेंगे।
साथ ही साथ हमने देखा निकाय चुनाव में जो कार्यकर्ता रूठे हुए जी। हैं उनको मनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने के कारण कई जगह बगावत भी हुई थी। और हम आपको बता दें उस समय भी निकाय चुनाव के समय भी लगभग अगर हम केवल लखनऊ के अगर लखनऊ कार्य समिति की बात करें तो लगभग 37 लोगों को उस समय हटा दिया गया था, जिसमें तमाम पूर्व पार्षद भी शामिल थे, बड़े नाम भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं उनकी बगावत का कारण रहा है, उनको भी दोबारा शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। ये समय नंदिनी रूठों को मनाने का है और रणनीति बनाने का है। आखिरकार बीजेपी को ये लग रहा है कि जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की जरूरत है, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए नंदिनी, बिल्कुल यहाँ पर आप अनुभव अगर लिए हैं, आपको अनुभव हिमाचल से मिला है, आपको अनुभव यहाँ पर कर्नाटक से मिला है, उस अनुभव को आप दरकिरार नहीं कर सकते हैं, उपेक्षा नहीं कर सकते हो। महत्वपूर्ण चुनाव होता है 24 का, इससे केंद्र की सत्ता तय होती है और उत्तर प्रदेश के रास्ते तमाम चीज़ें निकल के सामने आती है। अगर देखा जाए तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और हम चुनाव परिणामों की बात करें तो बीजेपी को, अगर हम बात करें 14 चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सीटें ज़्यादा मिली थी, और उसके बाद 19 चुनाव की बात करें तो सीटें कम मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा सीटों का ग्राफ है वो भी 14 के मुकाबले 19 में कम आया था। और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में आपको सीटें कम मिलती है तो आपको सरकार बनाने में और निश्चित रूप से आपको दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को बेहतर करने की कवायद शुरू हो चुकी है और बीजेपी का कहना यह है कि 80 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जो प्रदर्शन हमने 14 में दोहराया था उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार हम करेंगे और इसके लिए यहाँ पर लगातार रणनीति बन रही है। टिफिन पे चर्चा हो रही, चाय पे चर्चा हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं तमाम जो अलग अलग जगह है राज्यों में वहाँ प्रेस वार्ताएं भी हुई हैं। सरकार के 9 साल के कार्यकाल को दिखाने का काम भी यहाँ पर लगातार लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति बेहतर है और रणनीति के माध्यम से ही आप चुनाव में उतरेंगे। और इसीलिए अगर आप रणनीति को बेहतर नहीं करेंगे तो यहाँ पर नुकसान उठा सकते हैं और यहाँ पर फिलहाल बीजेपी कोई नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं नजर आ रही है। गौरव, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी जो है यूपी के 80 लोकसभा सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां भी अपनी एकजुटता में लगी हुई हैं। तो ये खबर सामने आ रही है कि जो बीजेपी है वो सुभाषपा से गठबंधन कर सकती है। देखिए नंदिनी, गठबंधन किससे होगा, आने वाले समय में होगा कि नहीं होगा ये भी जरूरी नहीं है। सीटों पर बंटवारा कैसे होगा, सीटें कैसे बांटी जाएंगी, कि गठबंधन केवल नाम नहीं होता है, गठबंधन में सीटों पर जिम्मेदारी तय होती है और सीटों का बंटवारा तय होता है। बीजेपी के साथ अपना दल है, बीजेपी के साथ सुभाषपा आती कि नहीं आती है। हालांकि सुभाषपा प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर समय समय पे बीजेपी के तमाम बड़े नाम बड़े मंत्रियों से मिलते रहते हैं। कल भी हमने देखा है कि कार्यक्रम के दौरान वो ब्रजेश पाठक के साथ हाथ उठाए खड़े हुए थे। तो यहाँ पर अभी केवल औपचारिक मुलाकातों के माध्यम से अंदाज ला सकते हैं, पर यहाँ पर अगर गठबंधन होगा तो सीटों पर चर्चा भी होगी। और यहाँ पर बीजेपी कोई कुरकसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से आपको सत्ता पर पहुँचने के लिए दिक्कतें आ सकती है। और बीजेपी फिलहाल कोई रणनीति में यहाँ पर कोई दिक्कतें देने के लिए कोई तैयारी यहाँ पर खराब नहीं करेगी। बीजेपी हमेशा से 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और रहने वाली पार्टी के साथ साथ महत्वपूर्ण है, बूथ स्तर पर बड़ी मजबूत है। यहाँ पर एक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भी पन्ना प्रमुख बनते हैं, हमने देखा है। ऐसी व्यवस्था बीजेपी में लागू है। एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी यहाँ पे बड़े पद पर पहुँचता है। ये तमाम व्यवस्थाएं जो बीजेपी की अच्छाई है, इसको लेकर बीजेपी हमेशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती रहती है। और यहाँ पर टिफिन के संवाद के माध्यम से, चाय पे चर्चा के माध्यम से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश भरेगी, उत्साह भरेगी और जो पुरानी गलतियां हैं उसका भी डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जाएगा। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी नया दांव खेल रही है। चुनावी बैतरणी को पार करने के फिराक में दिखाई दे रही है। बूथ प्रबंधन के साथ कई जरूरी पहलुओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। इसकी शुरुआत लखीमपुर खीरी से हुई। 5 और 6 जून 2023 को आदर्श जनता इंटर कॉलेज देवकली सैदापुर भाव में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के साथ होगी। तो बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत लखीमपुर खीरी से हो चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भी अब जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। बूथ स्तरों पर अब काम किया जाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जगह जगह पर अब प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की जा रही है। निकाय चुनाव के बाद लगातार समीक्षा बैठक कर रही थी और कार्यकर्ताओं को लगातार अखिलेश यादव संबोधित कर रहे थे, निर्देशित कर रहे थे। पार्टी दफ्तर पर भी जिस तरीके से मिर्जापुर के से लेके तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई, अखिलेश यादव ने सभी को निर्देशित किया कि बूथ लेवल पे समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए। वही मतदाता सूची पर भी विशेष ध्यान रखने की बात कही गई थी। इसके बाद देवी पाटन और नमिसरायण में बाकायदा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी लगा रही है। शिविर कैंपों में अखिलेश यादव अब जाना शुरू कर चुके हैं। एक बार पुराने ढर्रे पर फिर से समाजवादी पार्टी देखी जा सकती है। हमने कई बार देखा है इसके पहले कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इसी तरह के शिविर में जाते थे और शिविर लगाते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे। उन शिविरों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता था बाकायदा चुनाव से पहले, ताकि जिले जिले में, गांव गांव में जितने भी बूथ हैं जहां पे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती थी, उस पे जो है विशेष मंथन करने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के, और वो जब से उन्होंने वापसी की है, कमान संभाली है, समाजवादी पार्टी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत अब दिख रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव को टैकल करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस रणनीति की बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी अब उस पे कायम उतरती देखी जा सकती है। इसके पहले हमने देखा किस प्रकार से रामचरितमानस के बयानों पे विवाद हुआ, जहां भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य देखे गए। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बैकग्राउंड काफी बचाव भी किया था, लेकिन इसके बाद एक गाइडलाइन जारी कर दी गई कि किसी भी धार्मिक मामलों में बोलने से पहले, डिबेट में बैठने से पहले पैनलिस्ट खुद को सतर्क रखे और सावधानी पूर्वक जो है किसी बात को जनता के सामने पहुंचाए और कोई भी ऐसी बात ना कहें जो किसी विशेष धर्म या समुदाय के लोगों को आहत करती हो। इस तरीके से देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अपना रही है। चुनाव सामने है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भारतीय पार्टी ने हिंदुत्व का मुद्दा लेकर मंडल कमंडल की राजनीति से अपना राजनीतिक करियर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, वो आज भी उसी मुद्दे पर डटी हुई है। और सबसे बड़ा चेहरा जो है हिंदुत्व का, उसके पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार अपनी बात जो है वो बुलंद करते रहते हैं। चाहे किसी भी कार्यक्रम में जाए, वो इस मुद्दे पे लगातार जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, चाहे अयोध्या के राम मंदिर बनने का संकल्प हो, चाहे विवेक, इन सब तमाम तैयारियों के बीच अखिलेश यादव अब ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। अचानक लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंच रहे हैं वो। जी बिल्कुल, सक्रियता अखिलेश यादव अब दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है जिस तरीके से उपचुनाव में उनकी हार हुई थी, जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए थे उनकी हार हुई थी। आजमगढ़ की विधानसभा सीटों की 10 सीटें वो जीत गए थे, लेकिन वहीं गोरखपुर की बात करें तो 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार नसीब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटें जीत ली थी। उस समय सुभाषपा उनके साथ थी और ओम प्रकाश राजभर लगातार ये आरोप लगाते थे कि वो एसी कमरे में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। तमाम लोगों ने लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर कटाक्ष किया कि वो टूटे वीर बन गए हैं, ट्विटर पे अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर नहीं आ रहे हैं। उन चीजों को नकारते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आम चुनाव के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जगह जगह बैठकें हो रही हैं, पार्टी कार्यालय पर बैठक हो रही है। और अब लखीमपुर में जिस प्रकार से उनका दौरा है, आज वो निकले हैं, बीच रास्ते में कार्यकर्ताओं का एक झुंड था जो उनके स्वागत के लिए तैयार था। वहां बाकायदा गाड़ी रोक के कार्यकर्ताओं से मिले हैं, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर जो है वो समाजवादी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मत देना जो है समाजवादी पार्टी के लोग अब शुरू कर रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने एक मुहिम छेड़ी है कि कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या जिलावार कमेटी के कार्यकर्ता हो, सभी को बाकायदा निर्देशित किया जा चुका है और सभी के लिए एक ही निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि बूथ लेवल पर संगठन का और भी मजबूत बनाना है। साथ ही मतदान
मतदाता सूची पर विशेष ध्यान रखता है कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, जो पहले से वोट करते हुए आया है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहे और मतदाता सूची में किसी का नाम ना कटाए। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह निकाय चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने काफी आरोप लगाया था कि तमाम ऐसे लोग जो वोट करने जा रहे थे उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं था, और बड़ा आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी लगाती रहती, जिसके प्रति अब समाजवादी पार्टी सचेत होती हुई देखी जा रही है। नंदिनी, विवेक, उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए कौन कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो 80 सीटों का यह प्रदेश है और माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिसने यहाँ अपनी मजबूत पैठ बना ली, उसके लिए आगे की राहें आसान हो जाती है। इस समय देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश में है, केंद्र सरकार में उसकी सरकार है और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। और ऐसे भी खबरें आ रही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके पहले आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे थे, उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी आजमगढ़ से सांसद रहे थे। तो जो आजमगढ़ का कनेक्शन है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से, वो फिर से जुड़ता हुआ देखा जा सकता है। आजमगढ़ में 10 लोकसभा सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती हुई है समाजवादी पार्टी है, और फिर से अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़के कहीं ना कहीं पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को और भी मजबूत करने की रणनीति अपना रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर है, पूर्वांचल में उनकी अपनी एक पैठ है और पूर्वांचल के लोगों का बेहतर समर्थन भी है। लेकिन जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा सीटें आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सपा में शामिल हुए थे आजमगढ़ से, उन्होंने भी वहां से सपा के टिकट पर चुनाव जीता है। तो उस तरीके से आजमगढ़ से चुनाव लड़के कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहे हैं कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो खड़े हो रहे हैं आजमगढ़ की सीट से, ताकि पूर्वांचल में जो जनाधार समाजवादी पार्टी को मिला था आजमगढ़ से, वो मजबूती के तौर से लोकसभा में उनके साथ जुड़ा रहे और कड़ी टक्कर बाकी पार्टियों को, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी दे पाए। अखिलेश यादव तमाम देश भर के क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, एक अलग मंच तैयार कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है उनकी कि वो किंग तो नहीं लेकिन किंग मेकर का काम जो है अखिलेश यादव कर पाए। नीतीश कुमार से मिले, स्टालिन से मिले, तमिलनाडु का एक दस्ता जो यहाँ आया था समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिलने, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मिले हैं और सभी ने अखिलेश यादव की इस मुहिम की पहल की सराहना भी की थी और एक साथ मंच के लिए आने के लिए तैयार भी हुए हैं आम चुनाव के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गईं। 31 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। पूर्वांचल में सभी की निगाहें इस ओर टिकी थी कि मुख्तार अंसारी को क्या कुछ सजा मिलेगी। तो 31 साल पहले हुई अवधेश हत्याकांड को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इसके बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आना था आज न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। निश्चित रूप से मुकदमे में काफी उतार चढ़ाव रहा है। कई बार ये मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये पेंडिंग हो गया था, अब उसका फैसला आ चुका है। आज के फैसले से न्यायपालिका के प्रति समाज में विश्वास बढ़ा है। कितने लोग अभियुक्त बनाए गए? 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, 1 नामजद अज्ञात में थे। भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। क्या रास्ते हैं उनके लिए? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा, अगर जुर्माना नहीं भरेंगे तो क्या फैसला? 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास करते हैं, वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इतने दिन से जेल में है तो क्या उम्र कैद माइनस होगी क्या? नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1
लाख जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपये जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देता तो 3 महीना और जेल में। तो इस जी इतने दिन से जेल में है तो ये क्या होगा ये एक देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेज में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, अवधेश राय हत्याकांड को लेकर वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फैसला सुनाया है, जिसमें उम्र कैद की सजा मिली है। देखिए, जिस तरीके से वाराणसी के लहुराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 में अवधेश राय की हत्या को अंजाम दिया गया था, उस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी और इस मामले में जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के बाद से लगातार इस मामले की पैरवी भी की जा रही थी, लेकिन आज 32 साल बाद इस मामले में एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, क्योंकि वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इसमें दोषी ठहराया है, जिसके बाद उसको आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है, इसमें पूरा पक्ष नहीं सुना गया है। कई आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट जाने की जो बात कही जा रही, लेकिन जो बात की जाए विजय की, उनके द्वारा भी जो विपक्षी वकील हैं, यानी कि जो इस केस को लगातार पक्षकार थे, उनके द्वारा इसमें कहा जा रहा है कि अगर मुख्तार अंसारी के वकील हाईकोर्ट जाएंगे तो उसमें भी ये लगातार अपना पक्ष रखेंगे और दमखम के साथ पूरी तरीके से लड़ेंगे। फिलहाल जिस तरीके से इसमें बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब इस मामले को देखते हुए कहा जा सकता है कि लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जैसा कि इससे पहले एक मामले में फैसला सुनाया गया था, साल 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में भी मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और जो जुर्माना 5 लाख लगाया गया था, उसके बाद अब ये बड़ा फैसला आया है। फिलहाल ये जो बड़ा फैसला आया है, इसमें आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जो इसमें और जो आरोपित है उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। क्योंकि और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अवधेश राय हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ये जो भाई हैं, ये अजय राय पूर्व कांग्रेस के विधायक के भाई बताए जा रहे हैं, और जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ये पूरी एक वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि 1991 के दौरान जो वाराणसी में ब्रजेश सिंह और मुख्तार का वर्चस्व चलता था, और ब्रजेश सिंह का करीबी भी अवधेश राय का परिवार कहा जा रहा था। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, इसमें एक अगर बड़ी बात कही जाए तो जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी मुख्तार अंसारी विधायक नहीं थे, और इसमें अब जब फैसला आया है उस वक्त भी मुख्तार अंसारी विधायक नहीं है। तो इसमें बड़ी बात है कि जिस समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त भी विधायक नहीं, और जिस वक्त फैसला आया उस वक्त भी मुख्तार अंसारी। जी हाँ कलीम, लंबे समय बाद 32 साल बाद परिवार को न्याय मिला है, क्या कुछ कहना है परिवार वालों का इस पर? देखिए, जिस तरीके से 32 साल बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद से परिवार संतुष्ट है, लेकिन जो मुख्तार अंसारी का पक्ष है वो हाईकोर्ट में जिस तरीके की जाने की बात कर रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब एक तरफ कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसको लेकर जब अपील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, तो कहीं ना कहीं उस पक्ष को कमजोर करते हुए जो बड़ा अपराधी है या बड़ा मुलजिम है वो बड़ी आसानी से बाहर निकल आता है। लेकिन इस मामले में अगर बात की जाए तो इस मामले में किसी तरह का कोई भी विपक्ष कमजोर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर ये लड़ाई 32 सालों तक चली और आखिरकार जो पीड़ित पक्ष था उसको न्याय मिला। फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी तक जो परिवार था अवधेश राय का, उसकी तरफ से अभी तक कोई मामले में बयान नहीं आया है, लेकिन जो उनका वकील था उनके वकील के द्वारा जरूर बयान दिया गया है कि इस मामले से वो संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले तो वो इस मामले की मांग कर रहे थे, क्योंकि फांसी की, क्योंकि जो इसका प्रावधान है 302 का, इसमें कहा जाता है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाता है और दोषी ठहरा दिया जाता है आरोपी, तो उसको या तो फांसी की सजा सुनाई जाती है या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि इन्हीं मामले को लेकर जो वकील के द्वारा कहा गया है कि उन्हें फांसी की उम्मीद थी, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो उससे भी वो संतुष्ट दिखे हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि अभी तक जो परिवार है उसकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम।
तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।